हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल एडवोकेट उषा भगोर में। तो आज मैं बात करने वाली हूँ कि 125 के मामले, यानी कि 125 की अगर प्रक्रिया चलती है, प्रोसीडिंग अगर चलती है और आपकी वाइफ ने 125 का मुकदमा आपके खिलाफ कर रखा है, तो कितने टाइम में आपको मेंटेनेंस बन सकता है, कितने टाइम बाद आप मेंटेनेंस दे सकते हो। आज का टॉपिक यही रहेगा। मैं आपको बहुत डीप एंड डाई समझाऊंगी उस चीज़ में कि किस तरीके से आप मेंटेनेंस से अगर बच सकते हो तो बच सकते हो, और अगर नहीं बच सकते हो तो कहाँ कहाँ आपको मेंटेनेंस देना पड़ सकता है। उसी पे मैं आज की पूरी चर्चा रखूंगी अपनी। तो आज मैं आपको बताऊंगी मेंटेनेंस के बारे में। जी हाँ, मेंटेनेंस जो है वो सीआरपीसी 125 में उसके बारे में पूरी तरीके से वर्णन किया हुआ है, बताया हुआ है विस्तार से कि किन किन लोगों को आप मेंटेनेंस दे सकते हो। लेकिन उसी में एक क्लोज डाल रखा है, उसमें बता रखा है कि मेंटेनेंस आप माता पिता के अलावा अपनी वाइफ और अपने बच्चे, उनको भी आप मेंटेनेंस दे सकते हो। उसी क्लोज का फायदा उठाते हुए जो औरतें हैं वो 125 का मुकदमा, मोस्टली टाइम 125 का मुकदमा ही वो पतियों के खिलाफ करती हैं, और उस 125 का वो इतना लाभ उठाती हैं कि अगर उनका कुछ पति कर भी रहा हो तो भी वो मेंटेनेंस मांगती हैं। अगर उनका पति घर में कुछ भी नहीं कर रहा हो, कोई जॉब वगैरह कोई व्यवसाय नहीं है, उसके बावजूद भी वो 125 का मुकदमा उन पर लगाती हैं। काफ़ी केस कोर्ट में आते हैं, काफ़ी पेंडेंसी भी केसों में देखी गई है, किस तरीके से केस जो हैं वो कोर्ट में भरे पड़े हैं। फिर भी क्या होता है कि औरतें आए दिन 125 के मुकदमे, साथ ही 498 ए के मुकदमे, डोमेस्टिक वायलेंस के मुकदमे। लेकिन आज मैं उन मुकदमों के बारे में बात नहीं करूँगी जो हमारा टॉपिक है ही नहीं, यानी कि 498 ए के बारे में आपको मैं बहुत सारी वीडियो बता भी चुकी हूँ पहले भी, और डोमेस्टिक वायलेंस में भी मैं आपको वीडियो मैं समझा चुकी हूँ। लेकिन आज मैं सिर्फ और सिर्फ चर्चा करूँगी 125 के बारे में, यानी कि मेंटेनेंस के बारे में। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि चाहे किसी भी पति का अपनी पत्नी से झगड़ा हो जाए, उस झगड़े के दौरान पत्नियां क्या करती हैं कि 125 का मुकदमा करना उनके लिए एक आदत सी हो गई है उनकी, कि 125 के मुकदमा वो अपने पति पर लगाती हैं मेंटेनेंस मांगने के लिए। पति चाहे कुछ भी नहीं कर रहा हो। होता क्या है, कोर्ट में खूब सारे केस आते हैं, 125 के मुकदमे आते हैं, फाइलें चलती रहती है। और फाइलों में कई बार देखा गया है कि अगर पहले तो क्या होता है कि पत्नी बढ़ा चढ़ा के पतियों के बारे में लिखवा देती हैं कि उनका इतना कृषि भूमि में से उनका इतना खेती बाड़ी है जो उसमें से आता है, पैदावार में से आ रहा पैसा आ रहा है। साथ ही साथ अगर उनका पति जॉब में है, प्राइवेट सेक्टर में, तो भी वो बताती है कि इतनी सैलरी मिलती है। और किसी-किसी का पति जैसे गवर्नमेंट सेक्टर में, यानी कि गवर्नमेंट जॉब में भी होता है, तो भी वो सारा बर्डन जो है 125 के मुकदमे में बाकायदा लिख देती हैं। लेकिन अभी क्या हुआ है कि 125 के मुकदमे में आपको सिर्फ़ बोल देने से कुछ नहीं होगा, उस हिसाब से आपको एक एफ़िडेविट भी देना पड़ेगा, क्योंकि जो रजनीश वर्सेस नेहा का जो केस था, उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट ने खुद गाइडलाइन दी थी कि 125 का अगर आप मुकदमा करते हो, तो आपको एक एफ़िडेविट देना होगा, और उस एफ़िडेविट में आपको डीपली वर्णन करना होगा। यानी कि पूरी तरीके से आपको बताना पड़ेगा कि अगर आपका पति वो जो मेंटेनेंस देगा आगे, उसके पास क्या ऐसे सोर्सेज़ हैं, क्या रिसोर्सेज़ हैं, जिनके थ्रू वो आपको मेंटेनेंस दे। वही सब चीज़ें देखने के लिए वो बाकायदा एक फॉर्मेट जो है, परफॉर्मा जो बना हुआ है एफ़िडेविट वाला, उसको पत्नी को क्या है पूरी तरीके से भरना पड़ता है, यानी कि बताना पड़ता है। और उस एफ़िडेविट अगर वो देती है 125 के मुकदमे में, तब तो उसका जो केस है 125 का वो आगे चलता है। अगर नहीं अगर वो उसको देती है, तो कहीं न कहीं उस बेस पे भी कई बार 125 के मुकदमे जो है वो डिसमिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। क्योंकि 125 का जो फॉर्मेट है, सुप्रीम कोर्ट ने खुद ब खुद अपनी गाइडलाइन में कहा था कि अगर कोई भी औरत अगर अपने पत्नी जो है, वो अपने पति के बारे में अगर जिस तरीके से उन्होंने बताया था कि एफ़िडेविट दे पूरा, बाकायदा एक इस तरीके से बताए कि क्या करता है, कितना उसके पास प्रॉपर्टी है, और क्या-क्या उसके पास अन्य कोई सोर्सेज़ हैं जिससे कि वो मेंटेनेंस दे, वो फुलफ़िल करे। तो अगर उसके थ्रू अगर वाइफ़ मुकदमा अगर लगाती है, यानी कि एक एफ़िडेविट वो बाकायदा देती है, तो ही 125 का मुकदमा अ, आगे चल सकता है, अदरवाइज़ तो वो ख़ारिज भी हो जाता है। और मैं ख़ारिज का तो मैंने आपको बता दिया कि वो नहीं लगाती है। साथ ही साथ अगर जो पति है वो कुछ नहीं कमाता, और पत्नी जो है वो वेल हाई प्रोफ़ाइल, मतलब यानी कि बहुत ज़्यादा वेल एजुकेटेड है, उस केस में भी क्या देखा जाता है कि कोर्ट देखता है कि पति जो है वो कुछ नहीं कमा रहा, और पत्नी जो है वो उसकी एजुकेशन बहुत अच्छी है, यानी कि उसने कोई अच्छी डिग्री हासिल कर रखी है। चाहे वो फिर काम करे या ना करे पत्नी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन कोर्ट के जो डायरेक्शन थे, सुप्रीम कोर्ट के जो डायरेक्शन थे, उसमें साफ-साफ कहा गया था कि चाहे पत्नी कुछ काम करे या ना करे, लेकिन फिर भी उसको मेंटेनेंस का राइट पति से नहीं बनता।
उस केस में भी क्या करती है कोर्ट, उसको मेंटेनेंस का जो सूट चलता है उसको कहीं वहीं डिसमिस कर देती है। और कुछ तरीके जैसे कि उन्होंने अगर सेक्शन 9 की डिग्री अगर पति ने ले रखी है और उसके फेवर में अगर ऑर्डर हो गया है, तो ऐसी डिग्री के होने के बावजूद भी अगर पत्नी जाती है कोर्ट में 125 के मुकदमे में, तो वहाँ भी उसका जो जो मुकदमा है वो भी वहाँ भी डिसमिस हो जाएगा। अगर पति उस ऑर्डर को अगर लगाता है, नीचे वाले कोर्ट के जो ऑर्डर को लगाता है कि मैं सेक्शन 9 का, यानी कि हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन जो 9 दे रखा है, अगर उसकी डिग्री पति ने पहले ही प्राप्त कर ली है, तो भी वो पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देगा। ये तो हुआ कि पत्नी मेंटेनेंस के यहाँ तक योग्य नहीं होती, लेकिन योग्य कहाँ हो जाती है वो मैं आपको समझाती हूँ। अगर पत्नी खुद कुछ नहीं कमा सकती, खुद परेशान है और वो अपना खुद का गुजारा भत्ता नहीं चला सकती, यानी कि खाने के उसके लाले पड़े हैं और उसकी एजुकेशन भी बहुत कम है, रेयर है, यानी कि है ही नहीं मानो आप। ऐसी कंडीशन में अगर पति की अच्छी खासी इनकम हो रही है, यानी कि पति कोई गवर्नमेंट जॉब में है या फिर उसके पास अच्छी संपत्ति है, ऐसे हालातों को देखते हुए फिर कोर्ट भी पति पर मेंटेनेंस बहान देता है। और कई सारी चीज़ें हैं, वैसे पति को भी जो मेंटेनेंस देने में कई बार क्या होता है कि कोर्ट मोस्ट ऑफ द टाइम, जैसे कि अगर पत्नी परेशान होती है जहाँ पे और उसके पास कोई बच्चा भी होता है पति का, तो ऐसे हालातों को देखते हुए भी कोर्ट क्या करता है कि पत्नी के फेवर में कहीं ना कहीं मेंटेनेंस का जो ऑर्डर है वो पास कर देता है कि उसको मेंटेनेंस दिया जाए। लेकिन मैं अब आपको बताऊंगी कि मेंटेनेंस तो बंध जाता है और इसमें लेकिन टाइम पीरियड जो है वो कितना लगता है। तो टाइम पीरियड की बात तो ऐसा है कि अगर कोई भी पत्नी मेंटेनेंस के लिए अगर जा रही है, तो उसमें आप स्वाभाविक लगा सकते हो कि 1 या 2 साल तक तो कोर्ट इसी तरीके से, जो नीचे वाले कोर्ट हैं वो कहीं न कहीं तारीख पे तारीख, वो वाले आपने देखा होगा जो सनी देओल का जो एक डायलॉग था जो काफ़ी फेमस हुआ कि कोर्ट में अगर कोई जाता है तो वहाँ पे तारीख, यानी कि तारीख पे तारीख चलती ही रहती है और उसकी जो सुनवाई है वो काफ़ी मतलब लंबी प्रक्रिया करा देते हैं नीचे वाले कोर्ट। तो मेंटेनेंस के मामले में भी मैंने यही देखा है कि कहीं न कहीं कोर्ट कभी कोई सी डॉक्यूमेंट आपको लाने के लिए कहेंगे, कभी कोई सी एविडेंस आपको लाने के लिए कहेंगे और वो सब चीज़ें देखते हुए कि कोर्ट क्या है कि साल, डेढ़ साल, 2 साल तक, यानी कि टाइम को इस तरीके से बढ़ाता चला जाता है कि जो पत्नी है कई बार तो इतना थक जाती है, इतना परेशान हो जाती है कि वो अपने केस को किसी न किसी तरीके से कहीं न कहीं ख़त्म ही कर देती है, यानी कि वो उस पे तारीखों पे नहीं जा पाती। और ऐसे मामले देखे गए हैं मोस्टली कि उसके बाद तो फिर मेंटेनेंस जब वो कोर्ट जा ही नहीं पा रही प्रॉपर, तो वहाँ भी कई बार सूट क्या है 125 का जो मामला है वो वहीं डिसमिस हो जाता है। तो कोर्ट की प्रक्रिया जो है, लेकिन हाँ, मैं एक बात फिर भी आपसे कहूँगी कि जिस पक्ष को भी, यानी कि पति या पत्नी को कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी सब प्रकार की समस्या है और उनकी सुनवाई नीचे नहीं हो रही, चाहे वो पत्नी हो या पति हो, मैं कॉमनली बात इसलिए करूँगी क्योंकि हमारे लिए तो पति हो या पत्नी, लेकिन जो सही है और जिसको जल्दी से अपनी कार्रवाई भी करवानी है, तो उसके लिए वो क्या करे? उसके लिए बहुत ईज़ी प्रोसेस दे रखा है कि नीचे आपकी कोर्टों में कोई सुनवाई नहीं हो रही, आप हो रहे हो परेशान, तो आपको क्या करना है, हाई कोर्ट आना है। आप जैसे ही हाई कोर्ट आते हो, हाई कोर्ट में आप मुझे कॉल कर सकते हो और उसके बाद मैं आपसे मिलूँगी और उसके बाद आपको मुझे अपनी डिटेल बतानी है कि इस केस में आपकी सुनवाई नहीं हो रही। चाहे वो 125 का मुकदमा हो, चाहे फ़ोन 98 ए की प्रक्रिया हो, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस की प्रक्रिया हो, चाहे फिर पति ही क्यों ना परेशान होके आया हो, क्योंकि उसकी सेक्शन 9 जब वो पति लगाते हैं, तो वहाँ भी उनकी सुनवाई नहीं होती। मैं कॉमनली सबकी बात कर रही हूँ यहाँ पे, पति या पत्नी दोनों की। किसी भी पक्षकार को परेशानी हो रही है, किसी भी तरह की किसी भी पार्टी को परेशानी हो रही है, पति या पत्नी दोनों में से, तो वो हाई कोर्ट आ सकता है। उनकी जो प्रक्रिया नीचे अटकी हुई है या आप नीचे वाले कोर्ट नहीं सुन रहे हैं, तो अर्ली लिस्टिंग की जो एप्लीकेशन होती है वो यहाँ से हाई कोर्ट से लगती है। अर्ली लिस्टिंग में आप लगा सकते हो। और दूसरा, अगर किसी की प्रक्रिया चल रही है लेकिन वो आपको लग रहा है कि फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा, वहाँ पे किसी भी पार्टी ने पैसे खिला दिए हैं नीचे, या तो थाने पे खिला दिए हों या फिर कोर्ट में खिला दिए हों या फिर वकील से मिल गया हो, इसी प्रक्रिया अगर चल रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, तो भी आप ऐसी कंडीशन में भी आप हाई कोर्ट आ सकते हो। उस कंडीशन में भी क्या होगा कि फेयर इन्वेस्टिगेशन की भी यहाँ से एक एप्लीकेशन लगती है हाई कोर्ट से और आप फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑर्डर पास करा के उसके बाद आपकी फेयर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। और फेयर इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है कि जो भी आप दोषी पाया जाता है,
उस तरीके की जो इन्वेस्टिगेशन के जो ऑर्डर आते हैं, वो कहीं भी अगर ऐसा कुछ हो रहा है, यानी कि पुलिस वाले आपकी सुनवाई नहीं कर रहे हैं, या फिर कोर्ट वाले भी आपको टाल रहे हैं, या फिर वकील आप टालम-टोल कई बार करते हैं केसों में, आप फिर इन्वेस्टिगेशन की एप्लीकेशन भी हाई कोर्ट से लगा सकते हो। अर्ली लिस्टिंग की भी एप्लीकेशन, जैसा मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, अर्ली लिस्टिंग की भी आप एप्लीकेशन लगा सकते हो। और मैं तो ये कहूँगी कि आपके बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप निजी कोर्टों से नहीं कर पाते हो। तो बहुत सारी चीज़ों में आप सिर्फ़ एकमात्र जो हाई कोर्ट है, आप वहाँ अगर आते हो, 226 में क्या होता है कि आपकी जितनी भी समस्याएँ होती हैं कॉमनली, आप 226 में अगर आप यहाँ पे रिट में आते हो, तो आपकी हर समस्या का सॉल्यूशन मिलेगा। हर तरीके की समस्या आपकी यहाँ पे सॉर्ट आउट की जाएगी, समझी जाएगी। और मेरा अभी तक यही कोशिश रहती है कि किसी भी तरीके का कोई भी, जैसे कई बार क्लाइंट आते हैं कि मैडम हमें इस तरीके के केस में हम कैसे समझें, कैसे मतलब आगे क्या करें? तो मैं उनको एडवाइस करती हूँ, बताती हूँ किस तरीके से उनको निकलना है, और यहाँ से जो एप्लीकेशन लगती है, वो भी मैं लगवाती हूँ। तो आपको कैसी भी समस्या है तो मुझे आप मेरे दिए हुए नंबरों पे आप कॉल करें, और समस्या का समाधान आपको तुरंत मिलेगा। और अगर आप थोड़ा विश्वास करेंगे तो मैं आपको ये गारंटी दे सकती हूँ कि आपके केस में जीतने के चांसेस पूरे-पूरे रहेंगे, क्योंकि मैं बहुत ईमानदारी से काम करती हूँ, अपने कार्य के प्रति बहुत काफ़ी कर्तव्यनिष्ठ हूँ मैं, और आगे भी मैं इसी तरीके से करती हूँ। उसके लिए आप जितना हो सके मुझे प्लीज़ कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा किया करो। आपकी जो भी कोई क्वेरी है आप कमेंट में नीचे पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में। मैं सारी कमेंटों के जवाब देने की कोशिश करती हूँ, जितना मुझे वक़्त मिल पाता है, क्योंकि पूरा टाइम तो आप जानते ही हो मैं कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाती, लेकिन फिर जितना भी मुझे वक़्त मिलता है, मैं कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करती हूँ। मेरी उम्मीद, और आप अच्छे से आगे बढ़ाने के लिए प्लीज़ कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कीजिएगा, और आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।